हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे ध्यान दीजिए। पहली चीज तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा इसमें, लेकिन ध्यान रखना आप इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। डेरिवेशन में इसमें कोई डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि जो ये क्रैश कोर्स होगा ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में है। आप इस क्रैश कोर्स को लिख सकते हैं, जो इसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स हम इसमें बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट के होंगे, एम्स के होंगे, जेई मेन और जेई एडवांस के होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन शीट्स दूंगा या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो कि एनसीईआरटी एससी वर्मा पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा उसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। अब मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें से नीट में 2 से 3 सवाल आते हैं, कभी कभी होता है कि एक सवाल आता है, जनरली 2 सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से और आसान भी है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो ये मान लीजिए यहाँ से हमारे मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम देखते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर एन यू। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या रखती है? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखती है और एक यूनिट रखती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ मास। मास बराबर 1 kg, ठीक है। तो मास तो क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है? यूनिट, ठीक है। अच्छा, मैं फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूँ? N1U1 बराबर N2U2 भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं मास को यहाँ लिखूँ 2.20 पाउंड। मतलब 1 किलो के अंदर कितने पाउंड होते हैं? 2.20 पाउंड होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मास है, अगर हम केजी में देखना चाहते हैं तो वो कितना होगा? 1 kg लिखेंगे हम। कोई भी सपोज कोई भी एक पत्थर मान लो, कोई कुछ भी मान लो, कुछ भी हम फल फ्रूट मार्केट लेने जाते हैं हम 1 kg बोलते हैं। तो आप या तो 1 kg कह दो या फिर उससे 2.20 पाउंड भी कह सकते हो, ठीक है। अगर वो पाउंड में मेजर करता है मासेस को तो, ठीक है। दोनों का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी और अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि केजी बड़ी यूनिट है तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी है, 1 है, ठीक है। जबकि पाउंड छोटी यूनिट है तो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? दोज आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड। ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने आप में खुद डिफाइंड है, ठीक है, और उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते। जैसा कि अगर देखें तो मास है, लेंथ है, टाइम होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वांटिटीज है जो अपने आप में ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको हम किसी से निकाल नहीं सकते, किसी से ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? दोज आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो ड्राइव की जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो स्पीड की एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, ठीक है, और टाइम तो टाइम है ही, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बन रही है जो कि कहलाती है स्पीड, ठीक है। ध्यान देना, आगे क्या लिखा हुआ है, एक नोट लिखा है मैंने। 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम एड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जबकि हम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मास है और लेंथ है तो मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसा नहीं कर सकता, m प्लस एल नहीं लिख सकता, ठीक है, या फिर l प्लस टी ऐसा नहीं लिख सकता, लेकिन मैं l अपॉन टी जरूर लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा l अपॉन टी, ठीक है, या l इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ।
अब ये सब चीजें आगे आएंगी आपको समझ में, आगे क्या समझ में आएगी, वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा ये सारी चीजें, ये क्रैश कोर्स है क्योंकि मैं इसमें ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो ये चैप्टर कवर नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही 5-7 दिन ले लेता है अगर हम आराम से इसे पढ़ें तो, ठीक है। लेकिन हमें इसी एक दो लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो अभी जरूरत की है हमारे लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसे कि अभी स्पीड है, इसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया, कुछ क्वांटिटी ऐसी आएगी जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो वो आगे आएंगी, लेकिन प्लस नहीं कर सकते हम और माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड अमाउंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो फिजिकल क्वांटिटी को नापने के काम में आता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने पीछे पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसी तरीके से जो यूनिट है वो भी दो तरीके की है, फंडामेंटल यूनिट और एक ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर रिजॉल्व फर्दर। ऐसी यूनिट जो हम बना नहीं सकते और ना ही उनको और हम तोड़ सकते हैं और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है। अब ये तो मास, लेंथ, टाइम ये फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन इनकी यूनिट है केजी। ऐसे लेंथ की है मीटर, टाइम की है सेकंड। तो ये कहलाएगी आपकी फंडामेंटल यूनिट, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट क्या होंगी? विच कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, वो जो फंडामेंटल यूनिट से एक्सप्रेस की जाए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटीज से बनती है। जैसे कि स्पीड, तो अभी स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि इनकी यूनिट क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने डिवाइड करा तो क्या बनी? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी, और उस ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। ऐसे एक्सेलरेशन की होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर ड्राइव्ड यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स तो नेचर में 7 है, ठीक है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वैसे आपने पढ़ रखी होंगी ये, ठीक है। ये रही वो 7 यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी और यूनिट भी, ठीक है। ये रही फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इनकी यूनिट क्या रही? केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल, ठीक है। इसी में हम नापते हैं सारी चीजें। ज्यादातर आपकी मेजर होती है ये 3 में होती है, ये कुछ कुछ भी आ जाती है, ये वाली तो बहुत कम आती है, ठीक है। ज्यादातर यही आती है, ठीक है। जिसमें एमएल ये कि मास आता है, लेंथ आता है और टी आता है, यानी शॉर्ट में एमएलटी कहते हैं इसको, ठीक है। ये काम में ज्यादातर आती है, ठीक है। अब आप आगे आगे चलते हैं, देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट्स का जो भी 3-4 सिस्टम के हैं यूनिट्स भी, ठीक है। मतलब इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखते हैं क्या कहलाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड और फंडामेंटल यूनिट का एक कंप्लीट सेट कहलाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। मतलब सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम हो गया, यानी हम इस सिस्टम के अंदर किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में मेजर करेंगे। ऐसे एक एमकेएस होता है जिसमें लेंथ मीटर में, किलोग्राम टाइम, सॉरी मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में। इसी तरीके से होता है एफपीएस। एफपीएस में लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकेंड में। अगला है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एमके सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब हमने एमके सिस्टम को मॉडिफाई करा और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इंटरनेशनली एक्सेप्ट मतलब पूरी दुनिया के अंदर माना जाए। असल में क्या है, ये सीजीएस, एमकेएस और एसपीएस ये कुछ कुछ देशों में चला करते थे, ठीक है। अब जब ये मान लो एक ऐसा देश है जहां पर सीजीएस यूनिट चलती है, ठीक है। वो बंदा अगर एमकेएस वाले देश में चला जाए तो उसके लिए परेशानी हो जाती थी। हर चीज को नापना, ग्राम को, टाइम को, सेकंड को, सबको नापने में परेशानी आ जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही एमकेएस वाला अगर एसपीएस वाले में चल जाए तो उसको परेशानी आ जाए। तो फिर फिजिक्स के जो भी बड़े योद्धा हैं उन लोगों ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी यूनिट्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में एक हो, सब लोग उसको मानते हो, और वो यूनिट्स बनाई गई सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। साथ में 2 यूनिट्स और होती हैं, वो यूनिट कहलाती है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या है, एक रेडियन होती है जो रेड आरएडी से डिनोट की जाती है।
ये प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल मतलब सपोज मान लो ये एक सर्किल है, इस सर्किल में ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है, और ये लेंथ है, ये आर्क है, इसकी लेंथ है एल, और ये रेडियस है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसी तरीके से स्टेरेडियन होता है जो सॉलिड एंगल का, मतलब एक तरीके से कहूँ तो ये 2D के लिए है, तो ये 3D के लिए, ये स्क्वायर के लिए, ठीक है। स्क्वायर के लिए इस तरीके से होता है यहाँ पर, जैसे कि ये मान लीजिए, और ये जो एंगल यहाँ पर होगा, ये एंगल कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 4 पाई स्टेरेडियन आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ रिलेशन है इंपॉर्टेंट लेंथ के। असल में ये रिलेशन एम्स के अंदर बहुत पहले पूछ रखे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी पूछ रखी है, तो मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, आपको याद करना है और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है, ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है, 1 पार्सेक की वैल्यू है, ठीक है। और ये इनके रिलेशन है, 1 लाइट ईयर बराबर आपके सामने लिखा हुआ है, 1 पार्सेक की वैल्यू लिखी हुई है, 1 पार्सेक लाइट ईयर में कितना होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी यूनिट होती है 1 पार्सेक, फिर उसके बाद 1 लाइट ईयर, और फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। यानी अगर कहूँ तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसमें से कुछ सवाल एम्स में पूछ रखे हैं, नीट में नहीं पूछे गए लेकिन एम्स में पूछे हैं। और अब एम्स का पेपर कैंसिल हो गया है, होने इस साल से नहीं होगा, और नीट से ही हमें एम्स मिलेगा, तो हो सकता है एम्स के कुछ क्वेश्चन उसमें आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये चीज करा दी, ठीक है। आगे देखते हैं हम डायमेंशन। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वहां से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ याद रखने की चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिट है, किसी भी चीज की यूनिट आपसे पूछ सकता है, किसी भी चीज का जो है फॉर्मूले के हिसाब से आपको यूनिट निकालना पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन डायमेंशन यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होती है देखते हैं हम, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब कि क्या है, ऐसी पावर्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हो, जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ फोर्स, ठीक है, तो फोर्स को हम लिख रहे हैं m1 l1 t-2। मतलब यह है कि फोर्स में मास का 1 गुना योगदान है, ठीक है, लेंथ में 1 है, और टी में -2 योगदान है। अब ये कैसे होता है, ये चीज आपको आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से वर्क के अंदर भी किसका कितना योगदान है वो चीज हमें पता चल जाती है। अब यहाँ MLT क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा, अभी आगे बता दूंगा मैं आपको। वैसे तो पता होगा क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ये कोई नई तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डायमेंशन के अंदर देखते हैं हम, डायमेंशन में भी 4 तरीके की चीजें हैं। पहली है डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन होती है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एक है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होगी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब है डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशन लेस हो, जिनकी डायमेंशन नहीं हो, जैसे कि एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से रेशियोज हैं, किसी भी चीज का रेशियो भी, उसकी भी डायमेंशन नहीं होती। असल में एंगल भी एक रेशियो है, अभी पीछे आपको बताया ना, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो ये दोनों ही लेंथ है, ठीक है, तो डायमेंशन लेस हो गई। रेशियो भी इसी तरीके से, स्ट्रेन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर c/v, ठीक है। और लास्ट है हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब क्या है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन नहीं हो, जैसे कि पाई, ठीक है, या फिर ई। आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है। ई की वैल्यू भी 2.71 समथिंग होती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू है और लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होगी, जबकि ये वाले ऐसे कांस्टेंट थे जो कि वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं उनकी, लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशन होती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ये सारी चीजें बेसिक है जो काम में आती है हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मैं आपको ये MLT वाली चीज के बारे में बता देता हूँ, तो ध्यान दो। मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसकी डायमेंशन कैपिटल M होती है, लेंथ की कैपिटल L, टाइम की कैपिटल T, करंट की A, टेम्परेचर की K, कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ठीक है, याद करना है आपको। अब हम इस डायमेंशन की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे हम हाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर इजी है, इसमें शुरू तो इजी ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
कुछ जो बढ़िया वाले क्वेश्चन होंगे वो लास्ट तक आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए पूरी वीडियो को, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। ये नीट में पूछा गया था 2013 में। आपके सामने जो क्वांटिटीज हैं इसमें से कौन सी क्वांटिटी की सेम डायमेंशन होगी। इसी तरीके का सवाल आईआईटी में भी पूछ रखा है, इसलिए ये मत सोचना आपकी ये तो बड़ा आसान सवाल है। आईआईटी में आया हुआ है, इसका मतलब नीट में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर आईआईटी के जेई मेन के सवाल रिपीट हो जाते हैं, थोड़े से होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं नीट के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कुछ सवाल ऐसे आएंगे। तो देखिए अब आपके लिए बड़ा आसान है। सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जो भी क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, खास करके इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत फटाफट आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो आप इसके सवालों को भूल जाओ, ठीक है, आपसे होंगे नहीं ये सवाल। तो मेन चीज ये है कि पूरी अगर फिजिक्स आपकी अच्छे से पढ़ी हुई है और आप खाली एक रिवीजन के तौर पे कर रहे हो तो आपके मेरे ख्याल से ये चीजें याद होंगी, ठीक है। अगर मैं इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। और सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। ये दिख रहे हैं दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज तो फर्स्ट वाली तो नहीं हो सकती, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड वाला है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, ठीक है। एमवीआर से कर लो आप, ठीक है। और भी इसके फॉर्मूले हैं आई ओमेगा वगैरह, लेकिन एमवीआर से देख लेते हैं हम, ठीक है। और वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आप एमवी को देखो तो ये मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ मोमेंटम इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। दोनों ही अपने आप में अलग अलग नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो मोमेंटम है और ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी अलग होगी, इसकी डायमेंशन भी अलग होगी, ठीक है। अगर मैं एक एक डायमेंशन निकाल के दूंगा तो फिर ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले से आपको खुद को आइडिया लग रहा होगा यहाँ पर कि फोर्स को यहाँ तो टाइम से हम डिवाइड कर रहे हो या फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो कहाँ से इनकी डायमेंशन सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ इनकी डायमेंशन सेम होगी, आप करके देख लो चाहो तो, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पी बाई टी आर, ठीक है। तो ये तो हो गया मोमेंटम इंटू डिस्टेंस और साथ में यहाँ डिवाइड में आर आ रहा है, तो देखो वैसे भी अलग दिख रही है। पी बाई टी क्यों लिखा मैंने, न्यूटन के लॉ के अनुसार चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डीपी बाई डी टी होता है असल में, लेकिन मैंने खाली पी बाई टी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा वर्क अपॉन टॉर्क, वर्क और टॉर्क की देखते हैं। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बिल्कुल ये फॉर्मूला मैच कर रहा है आपका, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला ये भी मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोर्स होगा और डिस्टेंस होगी, यहाँ फोर्स होगा यहाँ डिस्टेंस होगी, बिल्कुल 100% ये मैच कर रहा है। इसका मतलब सही ऑप्शन ये है, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लो, मैं डिस्कस तो कर लेता हूँ, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन की तो आपको पता है कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये तो एक क्या है, रेशियो है। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की डायमेंशन किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है, आपको याद होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की यूनिट डायमेंशन वो होगी जो वर्क की होगी। तो प्रेशर और वर्क अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, वर्क के जैसे ही तो होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका। आप चाहो तो इसको डायमेंशन के हिसाब से निकाल सकते हो। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 l1 t-2, ठीक है। और r की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, l1, ठीक है। तो वर्क की जो आएगी क्या आएगी, m1 l2 t-2, ठीक है। l2 कैसे हो गया, क्योंकि मैंने फोर्स को और r को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये l एक था और ये एक है, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगी, दोनों पावर जुड़ के टू हो जाएगी। असल में कर तो मल्टीप्लाई रहे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है, ठीक है। अगर टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लिख देता हूँ m1 l1 t-2, ठीक है। और आर की कितनी आएगी, l1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m1 l2 t-2, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो होगी ये बात आपको। चलो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपको बेसिक डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डायमेंशन मतलब अगर मैं कहूँ तो एरिया की डायमेंशन याद हो, ठीक है, वॉल्यूम की डायमेंशन याद होना चाहिए, फोर्स की याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन की याद होना चाहिए, वेलोसिटी की याद होना चाहिए, ठीक है, वर्क की याद होना चाहिए, ये कुछ कुछ याद होना चाहिए, ठीक है।
जब ये याद होंगी ना तो आपको दूसरी निकालना आसान हो जाएगी। निकालने को आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाता है, पहले फोर्स की निकालो, फिर फोर्स के बाद में किसी और की निकालो, लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इसलिए कुछ बेसिक तो आप याद रख लेना, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख दिए, इनको आप देख लेना बुक से और याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 r, ठीक है। अब वही बात है, फॉर्मूला याद हो तो 1 मिनट में काम हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, C बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। आपने पढ़ा होगा ये मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। मैग्नेट में या फिर EMW में भी पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है। तो ये चीज डिस्कस की जाती है, EMW में भी आता है, ऑप्टिक्स में भी आ जाता है कभी कभार इसका यूज, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है कि सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, और जो स्पीड की डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, और वो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, L1 C-1, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। ये भी नीट का पूछा गया है 2012 और 11 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एंड ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में आपको बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब वही चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, असल में ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस चैप्टर में, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक तरीका तो, बड़ा तरीका तो ये है कि आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखो, ई की डायमेंशन लिखो, याद हो तो याद होगी तो लिखोगे, नहीं तो आप इसको निकालने बैठो, इसको निकालो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है लंबा वाला, ठीक है। दूसरा छोटा तरीका क्या है शॉर्ट ट्रिक, वो ये है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई फॉर्मूला आपको याद हो या बना सकते हो, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसमें कन्वर्ट कर लो, जो इजीली आपको फॉर्मूला बनाकर दे सके, जो इजीली जिसके आपको इसकी डायमेंशन निकल सके, ठीक है। जैसे कि एनर्जी डेंसिटी है, तो मैं इसको न्यू तो लिख ही रहा हूँ, ये तो होता ही है फॉर्मूला, लेकिन मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और अगर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी पूछ रहा है ना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी आ गया, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या आएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, जो वर्क की डायमेंशन होती है, मतलब कि M1L2 T-2, और वॉल्यूम की क्या होगी, नीचे आएगा L3, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, M1L-1 T-2, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप देखो, ऑप्शन बी वाला आ रहा है, ठीक है। बस खत्म बात। अब या तो मैं इतना लंबा चौड़ा काम करूँ कि इनकी डायमेंशन लिखूं, नहीं तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं। जैसे सपोज एक और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके सामने आ गया बायट सावर्ट लॉ वाला, ये मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ, बायट सावर्ट लॉ वाला आ गया। जैसे बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट, डी बी बराबर होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, अब इतनी बड़ी चीज है, ठीक है। आई डी एल और आर की तो पता है आपको, लेकिन म्यू नॉट की निकालना मुश्किल है, म्यू नॉट की आपको नहीं पता, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपसे पूछिए, ठीक है। तो आप सिंपली या तो इसको सॉल्व करने बैठो, म्यू नॉट की डायमेंशन ढूंढ ढूंढ के निकालो, और नहीं तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एफ बराबर क्यू वी बी, एफ बराबर क्यू वी बी पढ़ रखा है आपने ये फॉर्मूला, ठीक है। तो बी बराबर कितना होगा, एफ बाय क्यू बी। अब देखो यहाँ सिंपल निकल जाएगा, फोर्स की डायमेंशन रखो, चार्ज की रखो, वॉल्यूम वो वेलोसिटी की रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की निकल गई। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको म्यू नॉट पता है, म्यू नॉट की कहाँ से निकाले। लेकिन आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, आप रख दो, क्योंकि डायमेंशन चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो, कभी भी डायमेंशन चेंज नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे उसकी कितनी ही फॉर्म्स बना लो आप फॉर्मूले की, या कोई अलग अलग तरीके से फॉर्मूला निकाला गया हो, लेकिन डायमेंशन वही रहने वाली है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक की बात हो गई है आपकी, ध्यान रखना इस शॉर्ट ट्रिक को। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशन। वही देखो सेम डायमेंशन को, ये सारे नीट के सवाल हैं अभी तक जो आए हैं डायमेंशन निकालने के, सिंपल से, ये 2008 में पूछा गया था। आपके सामने ये 5 क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनकी डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉड्यूलस और मैग्नेटिक फील्ड। अब बताना है किस किस की सेम होगी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन तो अभी हमने पीछे निकाली है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन
क्या निकल के ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ। एनर्जी डेंसिटी गई थी m1l1t-2, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी की लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले की एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, m1l1t-2, ठीक है। ये तो आ गया आपकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है, ठीक है, इसकी कोई ये है नहीं, यानी ये तो क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस, यानी दूसरा वाला क्या है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर याद होगा आपको, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन फोर्स भी हो रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो दो तो डायमेंशन लेस हो गए, यानी दूसरा और तीसरा तो किसी काम के नहीं है एक तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ आप चौथे पे, यंग्स मॉड्यूलस। तो वाई बराबर क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं तो m1l1t-2, ठीक है, स्ट्रेस की जगह लिख रहा हूँ मैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस को फोर्स अपॉन लिख रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कितना आएगा, L2, ठीक है। अच्छा, नीचे स्ट्रेंथ तो क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, रेशियो है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा मेरे पास, m1l-1t-2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अभी पीछे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ, B बराबर F/QV से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा m1l1t-2, चार्ज की क्या होती है, AT, ठीक है, और वॉल्यूम वेलोसिटी की क्या होगी, L1t-1। तो ये वाली भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो A आ गया ना, ठीक है। तो अब कौन सी मैच कर रही है, पहली मैच कर रही है और चौथी मैच कर रही है, यानी एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉड्यूलस की मैच कर रही है, यानी अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये तरीका होता है, फटाफट आइडिया लग जाता है। देखो दो तो यूं आइडिया लग रहा है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी डेंसिटी का भी फंड आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं हम, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। टार्पिन तेल, टर्पेटाइन लिखा हुआ है ये, लेकिन टार्पिन का तेल कह देता हूँ मैं, इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, ठीक है। एक ऑयल है जो एक L लेंथ की ट्यूब से और रेडियस R की एक उसकी रेडियस कितनी है, R है, उससे फ्लो कर रही है, ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P, और जो प्रेशर है वो कितना है, P है। विस्कोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जहाँ V वेलोसिटी है और x क्या है, डिस्टेंस है। अभी नीटा की डायमेंशन बतानी है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, नीटा बराबर P क्या था, प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ लेंथ लिख देता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस की है दोनों, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर सिंपल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दोनों लेंथ है इसलिए, अपॉन 4 का कुछ होगा नहीं, नीचे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कितना आएगा, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। और साथ में फिर एल भी क्या है, लेंथ है, यहाँ लेंथ आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ, देखो क्या आएगी, m1l1t-2 अपॉन एरिया की आएगी कितनी, L2, ठीक है। साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर L2, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइड में कितना आ रहा है नीचे, L2 अपॉन t-1, ठीक है। तो ये L2 से L2 तो ये खत्म हो गया, ठीक है। बचेगा कितना, m1, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो L-1 बचेगा, ठीक है। और फिर ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा T-1, ठीक है। ये ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन मुझे दिखता है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, ये फोर्थ क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत पहले पूछा गया था 93 में, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, n-d n2-n1 अपॉन x2-x1। क्या दिया गया है, d बराबर है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, d तो क्या है, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, और n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर मैं कहूँ तो n1 और n2 क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। along x1 and x2 which represent distances, और x1 x2 क्या है, डिस्टेंसेज है,
वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कैपिटल N क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ डी। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ किस किस की मुझे डायमेंशन दे रखी है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ एन कितनी दे रखी है, डायमेंशन ऑफ एन, कैपिटल एन की डायमेंशन देखो, ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर यूनिट एरिया होगा तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L2। ठीक है, तो यहाँ L2 लिखूंगा और टाइम की क्या आएगी, T1। ठीक है, तो ये आ गई डायमेंशन किसकी, एन की। आगे लिखूंगा मैं डायमेंशन ऑफ N2 माइनस N1। ठीक है, N2 माइनस N1 की डायमेंशन अगर देखेंगे तो क्या मिलेगी हमें, बोला गया है पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी 1/L3 इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, डिस्टेंस दे रखी है हमें, देखो ये रही डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा L1। ठीक है, अब सिंपली ये सारी चीजें जो है मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रखा है, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से मैंने लिख दिया है, एन की जगह लिख दिया डायमेंशन ऑफ एन, डी की जगह लिख दिया डायमेंशन ऑफ डी, फिर N2 माइनस N1 की जगह लिख दिया डायमेंशन ऑफ N2 माइनस N1, x2 माइनस x1 की जगह लिख दिया डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ n की जगह क्या आएगा, देखो 1/L2T1 जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ d। ठीक है, डायमेंशन ऑफ d तो मुझे निकालना है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ N2 माइनस N1 की क्या वैल्यू है, 1/L3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/L3। ठीक है, ये लिख दी इसकी डायमेंशन। ठीक है, इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1 कितना दे रखा है, L1, तो यहाँ लिख दिया मैंने डायमेंशन ऑफ x2 माइनस x1 की जगह क्या लिख दिया है, L1 लिख दिया है। अब ये चीज नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया 1/L4 बन जाएगी, और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ डी, तो डायमेंशन ऑफ डी बराबर क्या आएगा, L4/L2T1। ये चीज मैंने क्या करी, इसको इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ले आया ऊपर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया मेरे पास आंसर, L2T-1 आंसर है इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो इसे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, कंसीडर द इक्वेशन d/dt दे रखा है पहले तो, इंटीग्रेशन f.ds, ठीक है, बराबर a/p। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, देन डायमेंशन ऑफ a, मुझे a की डायमेंशन निकालना है। ठीक है, विल बी क्या होगी, वेयर f तो दे रखा है मुझे फोर्स, ds दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, t क्या है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैं चीज कहूं तो ये चीज तो क्या है, इंटीग्रेशन f.ds क्या है, आप याद करो ये चीज है वर्क। ठीक है, सॉरी वर्क, और dt क्या है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, आप देख लो डायरेक्टली। मैंने इस क्या है, इसकी जगह वर्क, f.ds की जगह तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है वर्क। ठीक है, और नीचे dt था तो dt की जगह लिख दिया है मैंने टाइम। ठीक है, अपनी जगह a है, ये रहा a, और f को लिखा है मैंने फोर्स, क्वेश्चन में गिवन है, p को लिखा है मैंने लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, मैं इन दोनों को नीचे ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a बराबर आएगा, अब वर्क को मैंने w लिख दिया है, t को टाइम लिख दिया है, फोर्स को f, मोमेंटम को स्मॉल p, सबकी डायमेंशन मैंने यहाँ लिख दी। डायमेंशन क्या आ गई वर्क की, m1L2T-2, टाइम की t, f की डायमेंशन लिख दी, और प्रेशर की मोमेंटम की डायमेंशन लिख दी। और जब इसको सॉल्व करा तो a बराबर मेरे पास आ गया m-1L0T0, यानी अगर मैं कहूँ तो सी ऑप्शन इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैंने डायमेंशन का एक नोट लिखा रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं इस नोट पर बेस्ड। ठीक है, नोट ये है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉमा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस कॉमा एंगल्स आर डायमेंशनलेस। अब देखो एंगल्स के बारे में तो मैंने आपको बता रखा था कि डायमेंशनलेस, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सब कुछ क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पर, y बराबर sin kx।
ठीक है, जहाँ x क्या दे रखी है हमें, डिस्टेंस दे रखी है। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरा, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी 0, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल, और एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस। अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या है, के एक्स क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, ठीक है। और इस डायमेंशन लेस को मैं कैसे लिखूंगा, के एक्स बराबर m0 l0 t0 लिखा करूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए के की डायमेंशन क्या होगी, तो के बराबर कितना लिख दूंगा मैं, m0 l0 t0 अपॉन के, यहाँ नीचे एक्स आ जाएगा, एक्स क्या थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होगी l, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, l-1। तो मुझे पता चल गया के की डायमेंशन क्या है, l-1 है। ये तरीका होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा बता दिया आपको। y बराबर क्या है, e की पावर माइनस के, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये इसकी ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये पावर है और ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखूंगा, के एक्स बराबर क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, और सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जैसे मैंने यहाँ करी है इसके लिए भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी बराबर पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी स्क्वायर वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। द कांस्टेंट ए मतलब मुझे ए बताना है कि ए क्या है, डायमेंशन लेस है या उसकी कोई डायमेंशन होगी इन तीनों में से, ठीक है। तो ध्यान दो, जो पी है, पी की डायमेंशन पी नॉट के बराबर होगी, ये तो मुझे यहाँ समझ में आ रही है, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी नॉट, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज क्या है, डायमेंशन लेस है, मतलब माइनस ए टी स्क्वायर क्या है, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए टी स्क्वायर बराबर m0 l0 t0, ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पर, m0 l0 t0 अपॉन, और टी स्क्वायर नीचे आएगा, और टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, t2, ठीक है। और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, t-2, ठीक है। अब देखते हैं a की डायमेंशन मुझे पता चल गई, तो क्या है, इज डायमेंशन लेस, ये नहीं होगा, ठीक है, हेज डायमेंशन t-2, बी ऑप्शन है, ठीक है। ये 1993 में नीट में पूछा गया था, मतलब AIPMT था उस टाइम पे, AIPMT में पूछा गया था, ठीक है। CPMT AIPMT अलग अलग नाम बदले हैं इसके, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज, ये लिखा हुआ है P बराबर, ये सारी चीजें लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature, the dimension of beta r। ये क्वेश्चन आईआईटी का है 2004 का, ठीक है, आईआईटी का सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपको बीटा की डायमेंशन बतानी है, बीटा की डायमेंशन क्या होगी। तो पहली चीज तो जो पी है वो किसके बराबर होगा, अल्फा बाय बीटा के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये चीज है अल्फा जेड बाय के थीटा, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये थीटा यहाँ पर टेम्परेचर को बोला गया है, ठीक है, टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो मैं के की डायमेंशन निकाल देता हूँ पहले। तो के की डायमेंशन क्या होगी, के की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, ठीक है। जूल किसकी है, जूल किसकी होती है, वर्क की, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, m1 वर्क कह दो या एनर्जी कह दो, m1 l2 t-2, ठीक है। और यहाँ केल्विन की कितनी आएगी, थीटा की पावर -1, ठीक है, सॉरी थीटा 1, थीटा 1, यहाँ पर कितनी डायमेंशन आएगी इसकी, थीटा 1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई है पूरी, अगर कहूँ तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की हो गई है, ठीक है। और चाहो तो इसे से लिख दो m1 l2 t-2 थीटा -1, ठीक है। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई, बोल्ट्जमान, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ही, क्योंकि ये बड़ा सवाल था, टाइम ज्यादा लग जाता है इसको लिखने में, इसलिए मैंने कुछ सवालों को पहले से ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है।
देखो यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सॉल्यूशन में मैंने लिख रखा है, फर्स्ट मैंने इसे 3 स्टेप में करा है। पहली स्टेप तो ये है कि पी बराबर क्या होगा, अल्फा बाई बीटा होगा। ये चीज तो मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ, ठीक है। और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बाई पी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, पी तो प्रेशर है, तो मैं अल्फा की डायमेंशन की कैलकुलेशन करने निकला, तो अल्फा जेड बाई के थीटा क्या है, डायमेंशन लेते ही आपको मैं बता चुका हूँ ऊपर। तो डायमेंशन लेते इसका मतलब क्या होगा, M0 L0 T0, ठीक है। और अगर मैं अल्फा बराबर क्या लिख सकता हूँ, के थीटा बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब के की डायमेंशन क्या थी ये हम निकाल चुके हैं, ये रही, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ के की डायमेंशन रख दी, थीटा अपनी जगह है, ठीक है। और z क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जगह L1 रख दिया है मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आया M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। ये किसकी डायमेंशन आ चुकी है मेरे पास, अल्फा की डायमेंशन आ चुकी है। अब ध्यान दो, थर्ड स्टेप पे जा रहा हूँ मैं, वापस से अल्फा की डायमेंशन इस बीटा के फॉर्मूले में रखूंगा। तो ये अल्फा की डायमेंशन मैंने बीटा के फॉर्मूले में रख दी, और नीचे पी प्रेशर था तो ये प्रेशर यहाँ आ गया, और जब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी, डी भी नहीं है, सी, सी ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है, आईआईटी में आया हुआ सवाल किस पर बेस्ड है, उस नोट पर बेस्ड है, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये मान लो जो नीट में सवाल आते हैं, पीछे वाले मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं, एप्लीकेशन में से आते हैं, ठीक है। पीछे से कम आते हैं सवाल, ठीक है। ध्यान दो क्या है, पहला तो पहली डायमेंशन, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम से दूसरे, किसी एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे आपने पढ़ा है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। तो ये चीज, ये जो कन्वर्जन हो रहा है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन हो रहा है, वो डायमेंशन के हेल्प से होता है, ठीक है। देखो 1 जूल, तो ये तो क्या है आपका N1, जूल क्या है U1, ये दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू N2, और ये क्या है दूसरी यूनिट N2 U2 सॉरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, और ये चीज देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में जो U1 है उसकी डायमेंशन क्या होगी, वर्क की जो डायमेंशन होगी वही होगी, ठीक है। वर्क की कह दो या एनर्जी कह दो, ठीक है। जो डायमेंशन एनर्जी की होगी वही U1 की होगी और वही U2 की होगी, क्योंकि अर्ग भी किसकी यूनिट है तो एनर्जी की, और जूल भी किसकी है, एनर्जी की। वर्क कह दो या एनर्जी कह दो, दोनों कॉमन है, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलरली अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी भी बोल सकता हूँ, वर्क भी बोल सकता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जूल आ गया, तो ये दोनों ही होने को किसकी है, एनर्जी की है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा N1, अब इसकी तरह जैसा कि ये है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो N1 की जगह तो लिखूंगा 1, ठीक है। और डायमेंशन जूल की जगह क्या लिखूंगा, M1L2T-2, ठीक है। बराबर, इधर 10⁻⁷ है, और यहाँ क्या लिखूंगा M1L2T-2, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात आपको। जैसा कि मैंने यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख रखा है, इसके हिसाब से सेट कर दिया पूरा ये कहानी मैंने, ठीक है। बस अब मुझे डिवाइड कर देना है इसको। तो अगर मान लो मुझे ये वैल्यू निकालना होती, अभी तो मैंने डायरेक्टली सामने लिख दिया था 10⁻⁷, अगर मान लो मुझे ये निकालना होती तो मैं क्या करता, इस टर्म को यहाँ डिवाइड में ले आता। तो डिवाइड में लाता तो देखो कैसे होता है, ये 1 यहाँ आता M1L2T-2, और यहाँ नीचे आ जाएगा M1L2T-2, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, यही 10⁻⁷, ठीक है। अब देखो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, M/M⁴ ठीक है। अब अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पर मैं इनको M1 M2 के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ M1L1T1, ताकि अलग अलग हो जाए थोड़ा, ठीक है। M2L2T2, यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 2 आ जाएगा। तो M1/M2 बराबर, सॉरी यहाँ पर आएगा L1/L2, ठीक है। और यहाँ आएगा T1/T2, ठीक है, बराबर 10⁻⁷, 10⁻⁷ चल रही, ठीक है। ये अब ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इस सेकंड वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है।
N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2। ध्यान देना यहाँ पर हम वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, या तो आपसे N1 पूछ लेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, या फिर N2 पूछ लेगा। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसके अंदर दोनों चीजें गिवन है, 1 भी गिवन है, 10 की पावर 7 भी गिवन है। मैं एक तरीके से आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि 10 की पावर 7 कैसे आया है। ठीक है, ये 10 की पावर 7 आ रखा है ना यहाँ पे पहले से ही। अब मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, मतलब मैं इधर भी 10 की पावर 7 लाकर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब असल में ये यूनिट किस में थी, एसआई के अंदर, और ये किस में है, सीजीएस में। ठीक है, तो अगर एसआई के अंदर है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मास है यहाँ पर, तो मास एसआई के अंदर कितना होता है, M1 है ना, इधर M1 देखो, एसआई की तरफ M1 1 वाले जितने हैं वो सब एसआई के अंदर है, और जो 2 वाले हैं वो सब सीजीएस में। ठीक है, तो M1 जो है एसआई के अंदर किस में होता है, केजी में, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 kg। ठीक है, अपॉन, और सीजीएस में 1 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा एसआई के अंदर लेंथ होती है मीटर में। ठीक है, और जो सीजीएस में होती है वो होती है सेंटीमीटर में, तो ऊपर लिखूंगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ लिखूंगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 10 की पावर 7 चली रहा है। बस अब सिंपल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 अपॉन 1। ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर में। ये चीज हो गई ग्राम के अंदर, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ये हो गया सेंटीमीटर में, ये नीचे सेंटीमीटर में कट गया, ये स्क्वायर, और 1 सेकंड से 1 सेकंड खत्म हो गया, 10 की पावर 7। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये 1000, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7 बराबर 10 की पावर 7। ठीक है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। देखो ये प्रूफ करा है मैंने एक तरीके से यहाँ पर, और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं गया। एक भी सवाल नहीं आया हुआ इसमें से, आ जाए तो आपकी किस्मत है, नहीं आए तो आपकी किस्मत है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने मेथड है आपको बता दिया है हल्का फुल्का। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। ये सेकंड वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली। ठीक है, इसमें से भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें से भी इतने नहीं आ रखे, यूज में जरूर आते हैं, लेकिन एरर के अंदर ये वाले इसके फंडे यूज में आते हैं, जो इसका अगला टॉपिक है, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे एरर में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब मिक्स कर रखा है डायमेंशन के फंडे को और एरर्स को मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक टर्म आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि इधर वाली डायमेंशंस इधर वाले डायमेंशंस के बराबर होंगी। मतलब कि क्या है, फॉर्मूला कुछ भी हो, अगर वो फॉर्मूला सच में सही है, असल में बना हुआ फॉर्मूला है, तो उसकी दोनों तरफ डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि देखो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन एल। ठीक है, और यू है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यू होती है वेलोसिटी, तो L1t-1। ठीक है, और टाइम की यहाँ रहेगी t बराबर, सॉरी प्लस, अब 1/2 को तो काउंट करेंगे नहीं, a क्या है, a की जगह लिखूंगा L1t-2। ठीक है, और फिर बाद में क्या है t2। आप देखो ये t से t कट जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आएगा L बराबर प्लस L। ठीक है, मतलब क्या है, ये डायमेंशन इसकी भी डायमेंशन के बराबर है, और ये डायमेंशन इस डायमेंशन के भी बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे 2L, कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब डायमेंशन इक्वल होती है उस टाइम प्लस और माइनस नहीं हो सकता, प्लस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, आप ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि जो एस की डायमेंशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन यूटी के बराबर भी होगी, और इसी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हाफ एटी स्क्वायर के बराबर भी होगी। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी इक्वेशंस आती हैं, बीच में प्लस प्लस आता है, तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशन इसके भी बराबर है और ये डायमेंशन इसके भी बराबर है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि बीच में मान लो माइनस आ गया तो हम कहते हैं जीरो हो गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो यहाँ माइनस आ जाता तो एल माइनस एल जीरो हो जाता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन आपको फंडा समझ में आ गया होगा, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आपको समझ में आ गया होगा, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आप पढ़ लेना इसे। अब मैं इसके क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन गिवन है मुझे, एन इक्वेशन इज गिवन हियर,
P प्लस A बाय वी स्क्वायर प्लस B थीटा बाय V दे रखा है। वेयर P तो क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ध्यान रखना आप, एंड थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ A एंड B आर कांस्टेंट, अगर A और B कांस्टेंट है, द डायमेंशन ऑफ A स्मॉल a विल बी, स्मॉल a की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, ये मुझे बतानी है। तो सिंपल सी चीज है, मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान देना। सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन का मतलब है कि P बराबर क्या होगा, एक तो B थीटा बाय V होगा, ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, A बाय वी स्क्वायर बराबर होगा B थीटा बाय V, ठीक है। तो देखो V से V तो कट जाएगा, एक V तो कट जाएगा, तो A बराबर आपके पास आ जाएगा वी बी थीटा, ठीक है। अब सिर्फ अगर मुझे B की डायमेंशन पता चल जाए तो A की डायमेंशन पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे A की डायमेंशन निकालने को बोला है। तो अब B की डायमेंशन कैसे पता चलेगी, वो मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। तो B बराबर कितना होगा, PV बाय थीटा, ठीक है, और P क्या है यहाँ, प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, M1 L-1 T-2, ठीक है। और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर, वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L3, ठीक है, अपॉन थीटा की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की जगह लिखूंगा मैं केल्विन में लिख दूंगा K1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व होकर आएगा M1 L2 T-2 K-1, आप देख लेना सॉल्व करके, यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वैल्यू B की मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इस डायमेंशन में, ठीक है। तो A बराबर V की जगह पर आएगा आपके पास L3, ठीक है, और B की जगह में लिखूंगा यहाँ पर M1 L2 T-2 K-1, ठीक है, और थीटा की जगह आएगा K1। तो ये K1 और K-1 तो खत्म हो जाएगा, और ये L3 और L2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो A बराबर आएगा आपके पास M1 L5 T-2, ठीक है, यानी A की डायमेंशन आ चुकी है मेरे पास, और वो क्या है, आप देख सकते हो, ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी। ये 1996 में AIPMT या CPMT जो भी है उसमें आया हुआ सवाल है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, इन द फॉर्मूला x बराबर 5yz स्क्वायर, x and z have dimensions of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimension of y in SI units? मतलब ये कहा गया है, ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपसे कहा गया है कि x और z दोनों, एक तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन रखती है और जेड मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन रखता है। तो पहले तो मैं कैपेसिटेंस की डायमेंशन देख लेता हूँ। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय वी, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, ध्यान रखना वी क्या है, पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, वी को क्यू अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू लिख देता हूँ, वी को वर्क अपॉन चार्ज, तो क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सी बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी आएगी, M1 L2 T-2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा मेरे पास M-1 L-2 T4 A2, ये तो आ गए आपके पास C की डायमेंशन, और ये डायमेंशन किसके बराबर है, X के बराबर है, गिवन इक्वेशन में, ठीक है। अब बोला गया Z, जो Z है वो किसके बराबर होगा, Z दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूँ। मैं जानता हूँ S बराबर क्या होता है, QVB। यहाँ पर V क्या है, ध्यान रखना, वेलोसिटी, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, V वेलोसिटी है, तो V बराबर कितना आएगा, F बाई QV, और कितना लिखूंगा, M1 L1 T-2 अपॉन, यहाँ पर लिखूंगा AT, और यहाँ आएगा आपके पास L1 T-1, ठीक है। सॉल्व होने पर आएगा ये M1 L से L कट जाएगा,
और ये t-1 और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L0 a-1, a ऊपर चल जाएगा और t-2। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इसकी डायमेंशन, z की डायमेंशन। ठीक है, तो y बराबर कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, x बाय z स्क्वायर। ठीक है, जो 5 है वो तो नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन का मुझे कोई यूज नहीं करना, चलो लिख देता हूँ फिर भी 5। ठीक है, अब x की जगह तो लिखूंगा मैं m-1 l-2 t4 a2 अपॉन, ठीक है, और यहाँ z की जगह 5 का तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, z की जगह लिखूंगा m1 l0 a-1 t-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ देखो नीचे तो 2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो m-3 आएगा डायरेक्टली। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, l का कुछ होगा नहीं तो l का -2 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, जो a है, a का कितना है -1, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास a4। ठीक है, और जो t है उसके अंदर यहाँ 2 अंदर आएगा तो ये t-4 हो जाएगा और ऊपर जाके 4 + 4 8 हो जाएगा, t की पावर 8। अब ध्यान दो आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ आएगा आपके पास बी वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बी के अंदर ही लिखा हुआ है t8 की टर्म। ठीक है, ये जेई मेन में पूछा गया था 2019 के अंदर। ठीक है, जेई मेन अप्रैल के अंदर जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है y बराबर k1 sin k2x minus k3t is the equation of progressive wave where y बराबर displacement, x बराबर distance, t बराबर time. Calculate dimensions of k1 k2 k3। मतलब ये इक्वेशन दे रखी है आपको और इस इक्वेशन में y डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्टेंस है, t टाइम है और मुझे k1 k2 k3 की डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर y बराबर k1 sin ओमेगा sin kx माइनस k3t। अब ध्यान होगा आपको, ये मैंने नोट में लिखाया था कि ये वाली जो टर्म है साइन के साथ में जो एंगल है वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि डायमेंशन लेस टर्म है। ठीक है, अब फर्स्ट तो देखिए आप, y बराबर कितना है k1, यानी y बराबर कितना आ जाएगा k1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो y की जो डायमेंशन होगी वो k1 के बराबर होगी और ये इसकी डायमेंशन क्या होगी 0। ठीक है, तो y बराबर k1 हो गया, तो k1 की डायमेंशन कितनी आ गई L1, क्योंकि y क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज, ये डायमेंशन लेस थी, तो ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गई m0 L0 t0 के बराबर हो गई। तो ये वाली चीज भी इसके बराबर होगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, भाई इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी और ये वाली डायमेंशन भी इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो मैंने पहले क्या करा, k2x को इसके बराबर रखा, तो k2x को जब इसके बराबर रखा तो k2 बराबर कितना आ जाएगा, ये तो डायमेंशन लेस है, यहाँ पर तो 0 एक तरीके से। ठीक है, इन सब की डायमेंशन क्या है m0 L0 t0, मतलब क्या है यहाँ पर एक तरीके से 1 है, तो k2 बराबर कितना आ जाएगा 1/x बराबर कितना आएगा 1/L1 और ऊपर ले जाऊंगा तो l की पावर -1 आ जाएगा, ये तो k2 भी आ गया आपके पास। अब इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये वाली टर्म भी किसके बराबर होगी, इसी के बराबर होगी, तो मैंने इसको वापस इसके बराबर कर दिया और जब इसके बराबर करा तो k3 बराबर कितना आएगा 1/t और ये किसके बराबर होगी 1/t की डायमेंशन के बराबर होगी, तो k3 की कितनी आएगी t-1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। f बराबर क्या गिवन है k1 e की पावर -k2t प्लस k3, फाइंड डायमेंशन ऑफ k1 k2 k3 और f4 से और t टाइम है। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, f बराबर k1 e की पावर -k2t प्लस k3। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म यहाँ लिखी हुई ये क्या है डायमेंशन लेस, ये चीज हम पीछे नोट में पढ़कर आए। ठीक है, तो f बराबर कितना होगा, f बराबर होगा एक तो k1 के बराबर, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये भी क्या है डायमेंशन लेस ही है, ये भी डायमेंशन लेस है। यानी अगर कहूं तो e की पावर जो है इसकी जो पावर है e की वो भी डायमेंशन लेस है और e खुद भी क्या है डायमेंशन लेस है। जब ये डायमेंशन लेस है तो f की पावर k के बराबर हो गई,
यानी k की जो डायमेंशन आएगी वो 4 की डायमेंशन के बराबर होगी m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, ये एक चीज तो मुझे मिल गई k1। ठीक है, अब मैं लिखूंगा आगे k2 t प्लस k3 डायमेंशन लेस होने की वजह से क्या आएगा m0 l0 t0। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये वाली टर्म इसके बराबर होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा k2 t बराबर m0 l0 t0। ठीक है, तो k2 बराबर कितना आएगा 1/t और कहूँ तो 1 टाइम। ठीक है, यानी k2 की जो डायमेंशन आ रही है वो किसके बराबर आ रही है t-1 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और लास्ट अब देखते हैं तो k3 भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो k3 बराबर कितना आएगा m0 l0 t0 और k3 की तो फिर कुछ डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि ये क्या है एक तरीके से डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन है। ये थर्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये थर्ड एप्लीकेशन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 1 घंटे के करीब ही लेक्चर बनाया है। ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी मैंने आपको जितना कराया है लगभग उसमें से 50% आपको मिलेगा, पेपर में मिलने के चांसेस है। और जो अब कराऊंगा यानी कि डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन और एक एरर। ठीक है, इस एरर में इन दोनों में से बचे हुए क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ अभी तक नीट में जितने आए वो 50% इनमें से आते हैं जितने मैं आपको बता चुका हूँ, और 50% इनमें से आने के चांसेस है। बल्कि ये कहो कि इसमें से 60% आने के चांसेस है, जितना मैंने कराया अभी उसमें से 40% मानो आप। ठीक है, 50% भी नहीं, 40% मानो आप। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये थर्ड लेक्चर जो है, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन और एरर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। ये जो लेक्चर आपने पढ़ा है इसको पूरा समझें अच्छे से, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर लें, एनसीईआरटी में भी हैं। अच्छा, एक और बात, हाँ प्रैक्टिस शीट में आपको अगले लेक्चर में दूंगा क्योंकि अभी तक चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है। चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जो एनसीईआरटी पर, नीट के पेपर्स पर बेस्ड होगी, एम्स के पेपर्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, एक प्रैक्टिस शीट जिसके अंदर लगभग 70-80 करीब क्वेश्चंस होंगे, वो आप उसको सॉल्व करना आराम से, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरा फिर टेंशन फ्री हो जाना। आप ये मानना इसमें से अगर 2 सवाल आते हैं तो 8 नंबर आपके पक्के होगा और अगर 3 आते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करूंगा, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।